तो देखिए बच्चों, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। बोला गया नीचे एक आपकी रॉड है और ये जो रॉड है इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है और इन्फिनाइट रॉड है ना, चार्ज रॉड। फिर बोला गया कि इस रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है और ये पॉइंट चार्ज जो है उसका चार्ज क्यू है, मास एम है। और बोला गया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ये रुका हुआ है, हवा में रुका हुआ है चार्ज। फिर ये बोला गया अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग डी अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज क्यू परपेंडिकुलर टू द चार्ज रॉड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो बोल रहा है कि ऑसिलेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो आपको निकालना है। पहले तो ये सोच लो कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। सोचो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और अगर अवे होगी तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई वो mg को बैलेंस कर रही होगी, इसलिए तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंसेस mg फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज q इंटू ई इज इक्वल्स टू mg। और E की वैल्यू क्या होगी बेटा, D दूरी पर E की वैल्यू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा इंटू स्मॉल q बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r की जगह यहाँ d है, इज इक्वल्स टू mg। तो देखो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, अब जहां पे जरूरत पड़ेगी तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इक्वेशन मिल गई, फोर्स इक्वेशन है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। अब आप याद करो, मैंने आपको ऑसिलेशन के बारे में कई बार बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपकी फोर्स की इक्वेशन ऐसे मिले, नेट फोर्स की इक्वेशन माइनस के एक्स टाइप, तो आप समझ जाते हैं कि ये एसएचएम होगा, मतलब ऑसिलेशन एसएचएम प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे के की जगह के डैश लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ऐसा है, ऐसी इक्वेशन मिल गई, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है √2π√m/k डैश। ये हमने सीखा हुआ है एसएचएम, और यहाँ पे मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई हुई है, तो इसी का हम यूज करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन बन जाए एसएचएम की, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी एसएचएम की इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी, है ना, और उसके बाद हम ये टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, तो पहले हमें इसको डिस्प्लेस करना होगा। अच्छा, कुछ बातें और देखें कि जब आपने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया तो आपने एक्स डिस्प्लेस किया, मान लो बेटा एक्स, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ आ गया। एक्स डिस्प्लेस किया तो चार्ज पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो mg फोर्स तो उतना ही लगेगा क्योंकि मास और g कांस्टेंट है। लेकिन सोचो बेटा, जब आप ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, दूर दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घटेगी तो फोर्स भी घटेगा, यानी ऊपर का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। अब जो फोर्स है वो क्यू ई डैश लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, ई डैश हो गई, तो ये कम हो गई, ई से कम हो गई, तो फोर्स भी कम हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स जो है बेटा वो नीचे की तरफ आएगा, और नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड ऑसिलेशंस होते हैं। नीचे आएगा तो फिर जब ये नेट फोर्स जीरो होगा तो इसके पास रफ्तार आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो और नीचे आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और mg उतना ही रहेगा, तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, तो ये पार्टिकल फिर रुकेगा और ऊपर जाएगा। तो ऐसे इस पोजीशन के अबाउट, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। उसी का हमें टाइम पीरियड पूछा गया। अच्छा, मैंने जब आपको बोला है कि कई बार कि जब आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करो वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले,
और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को जो है नेगेटिव ले। तो देखो x दूरी पे फोर्स पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ qe लग रहा है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एज एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अच्छा, आपको ये बोला गया है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, d से x बहुत छोटा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, नेट फोर्स। तो ऊपर की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव मानना है, तो क्यू ई ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेंगे क्यू ई डैश, और माइनस एम जी नीचे की तरफ है तो एम जी को नेगेटिव ले लो। तो नेट फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी प्लस एक्स हो गया। देखो अब ये दूरी डी, ये तो डी थी ही, और ऊपर x और चले गए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d प्लस एक्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2k लैम्डा इंटू क्यू बाई डी प्लस एक्स और माइनस एम जी, है ना बेटा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो दिस इज द नेट फोर्स। अब आप ध्यान से देखो तो यहां से आप अगर इसको देख रहे हैं बेटा, यहां से एक काम करो, आप d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लो। देखो d कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, d कॉमन ले लेते हैं तो 2k लैम्डा क्यू। d कॉमन क्यों ले रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। नीचे से d कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई डी, और यहाँ पे बचेगा माइनस एम जी। देखो अब ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है कौन सा बच्चों, ये वाला 2k लैम्डा इंटू क्यू बाई डी। देखो ये इक्वेशन 1 से mg के बराबर है, mg के बराबर, तो इसको आप mg लिख सकते हो। मतलब हम इसको लिख सकते हैं mg अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी और माइनस mg। तो आप mg कॉमन ले लो अब, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो अगर आप mg कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा कितना बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1, और अगर आप एलसीएम लोगे तो mg, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस एक्स बाई डी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई डी। तो देखो 1 और 1 जो है बेटा वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस एक्स बाई डी। तो नेट फोर्स जो है वो आपका कितना बचा, माइनस एम जी एक्स, और बाई डी को डी नीचे लिख लेते हैं, और 1 प्लस एक्स बाई डी। देखो ये बचा आपके पास, लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में भी एक्स है, डिवाइड में भी एक्स है, तो यहाँ हटाना पड़ेगा। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, देखो ये वाली जो हमें क्वेश्चन में दी थी, स्लाइटली डिस्प्लेस। ये बोल रहा है कि यहाँ पे d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, या x जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज वेरी वेरी लेस देन d। तो d को नीचे ले आओ बेटा, तो हम लिख सकते हैं x बाई डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। देखो ये अगर x बाई डी बहुत छोटा है 1 से, तो 1 के कंपैरिजन में x बाई डी को उड़ा सकते हो, x बाई डी कैन बी नेग्लेक्टेड। भाई x बाई डी अगर ऐसा है बहुत छोटा है x बाई डी 1 से, तो x बाई डी कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेयर टू 1। 1 के कंपैरिजन में उड़ा दो, तो उसको उड़ा दो भाई। तो नेट फोर्स देखो बेटा क्या बच जाएगा आपका, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एम जी, ये नेग्लेक्ट कर दिया तो नीचे बचेगा केवल d इंटू एक्स। अब देखो बेटा, अब देखो आपको ये एसएचएम की इक्वेशन दिखाई दे रही है। अब देखें आपको ये एसएचएम की इक्वेशन दिख रही होगी, ये जो पूरी चीज है ये आपको k डैश दिखाई दे रहा है, और अगर आपको k डैश दिखाई दे रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं हम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन k डैश, और k डैश की वैल्यू है mg अपॉन d। तो नीचे d ऊपर चला जाएगा तो मास और मास बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया इस क्वेश्चन का, वो आएगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम का बेटा आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा सवाल था, पहले पूछा जा चुका है,
आई होप आपको क्लियर होगा और इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है वो आपको समझ में आया होगा और सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको क्लियर होगा, है ना? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।